यहाँ मेरे साथ हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी हैं और एडिशनल हमारी हेल्थ सेक्रेटरी आरती आहूजा जी हैं, लव अग्रवाल जी हैं और इसके अलावा एनसीडीसी के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह हैं जो बाद में प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जैसा आपने कहा कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मध्य प्रदेश इस समय व्यस्त हैं, लेकिन आप सब हैं तो ये खुशी की बात है, आप सब लोग उपस्थित हैं। श्री मोहम्मद सुलेमान साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ हैं मध्य प्रदेश के, और डॉक्टर संजय गोयल कमिश्नर हेल्थ मध्य प्रदेश, और फिर यहाँ पर सभी कमिश्नर्स और जो कलेक्टर्स हैं वो भी हैं मध्य प्रदेश के। अभी जो आप जानते हैं कि पहले भी हमने इस प्रकार की बैठकें की हैं। कुछ बैठकें हमारे लेवल पर हुई हैं, कुछ बैठकें कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर हुई हैं, हेल्थ सेक्रेटरी लेवल पर हुई हैं पास्ट में, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की हैं। अभी पिछले दिनों विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने सारे देश से एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर जन आंदोलन विकसित करने के लिए अपील की। कल उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उसके महत्व को सारे देश को समझाने और दर्शाने के लिए स्वयं राष्ट्र के नाम कल संदेश भी दिया। एक छोटा सा आपने सबने उसको सुना है। और हम सबका जो स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करते हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट्स, उन सबका ये मत है कि हम अभी अगर सारे देश को इस बात के लिए दोबारा से प्रेरित कर पाएँ कि जो कोविड से बचने के लिए और कोविड से दूसरों की भी रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों को एक बार दोबारा से देश को ठीक प्रकार से रिमाइंड करा पाएँ, उनको फॉलो करा पाएँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए वो कमिटेड रहें, तो शायद जिस प्रकार का ट्रेंड पिछले 2-3 महीनों में धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड देश में डेवलप हो रहा है, कुछ स्टेट्स को छोड़कर या कुछ ज़िलों को छोड़कर, तो शायद हम लोग अपने इन्फेक्शन को, कोविड के ट्रांसमिशन को कट करने में एक सिग्निफिकेंट सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 9 महीने में सब प्रकार से सारे देश ने मिलकर प्रयास किया है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है, अधिकारियों से लेकर और मेडिकल प्रोफेशनल्स तक और एनजीओज़ तक सभी इस काम में पूरे गंभीरता से जुड़े हैं। भारत सरकार में भी और मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, जिसे कहते हैं टोटल गवर्नमेंट अप्रोच, टोटल होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। सब एक दूसरे के पूरक बनकर सबने काम किया है। डॉक्टरों के साथ वैज्ञानिकों ने भी काम किया है, सरकार के साथ समाज की स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी काम किया है, और सबने विषम से विषम परिस्थितियों में भी लगातार जो अपनी जिम्मेदारी है उसका वहन किया है। समाज के लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या हो सकता है उसकी जानकारी पहले ही दिन से यूँ तो सभी साधनों से दी जा रही है, लेकिन बदल कर आपने देखा कि 117 करोड़ लोगों को तो कॉलर ट्यून के माध्यम से लगातार बराबर ये जानकारियाँ दी जा रही हैं। उसी श्रृंखला में हमने ये प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उस पर समाज के सभी वर्गों के साथ हम लोग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये महत्वपूर्ण बैठकें स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी कर रहे हैं, जिसमें वहाँ की स्थिति
और जो राष्ट्रीय स्थिति है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कोविड के एक्टिव केसेस राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार कम हो रहे हैं और शायद पिछले कुछ दिनों में तो सबसे कम पिछले 3 महीने में एक्टिव केसेस की संख्या रही है। हमारा रिकवरी रेट लगभग अब 89% के आसपास पहुंच गया है और देश का फैटालिटी रेट 1.51% तक 1.5% के आसपास आ गया है। आप जानते हैं कि एक लैब से जो यात्रा शुरू हुई वो आज 1976 लेबॉर्ट्रीज़ तक पहुंच चुकी है। जिस देश में हम सबको बार बार सब लोग याद दिलाते थे कि इतने बड़े देश में कुछ हज़ार ही टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट देश के अंदर हो रहे हैं। लगभग 10 करोड़ के आसपास हम सारे देश में टेस्ट भी कर चुके हैं और ये सब कुछ जो सफलता मिली है, नो डाउट कि इसमें दुर्भाग्यपूर्ण हमारे मौतें भी हुई हैं। हमारे कोविड वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े हैं, जिसका कि अफसोस इस देश को हमेशा रहेगा और हम लोग उनके प्रति हमेशा नतमस्तक रहेंगे, उनकी कुर्बानी के प्रति। और ख़ासकर जो कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अभी भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ मिलकर अभी भी 9-10 महीने के बाद भी बराबर जुटे हैं, उनके प्रति भी हम सब की कृतज्ञता है। आज इस मीटिंग का हमारा उद्देश्य यही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी की अनुपस्थिति में भी सभी लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि खाली अधिकारी के नाते नहीं, आप अपने अपने क्षेत्र में एक लीडर के नाते समाज में जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसको NGOs के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश को जितना मैं समझ पाया हूँ डाटा के हिसाब से, मोटे तौर पर आपका एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, खरगोन और उज्जैन, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स अभी ऐसे हैं जहाँ की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यहाँ पर अभी भी केसेस जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं है। देश के अंदर हम सब की ये इच्छा है कि अल्टीमेटली हम अपने फैटालिटी रेट को 1% से कम लेकर आएँ। जो 3, 3.5, 4 तक था वो अब भारत का तो 1.51 तक पहुंचा है और आगे इसको नीचे लेके जाना है। आपके मध्य प्रदेश में ये 1.9 है और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा है। सागर में जैसे 3.7 है, उज्जैन में 2.8 है, इंदौर में अभी भी 300 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को विशेष रूप से इन मीटिंग्स के माध्यम से हमने ये सोचा है कि एक बार दोबारा से आपस में विचार विमर्श भी हो और नए सिरे से, क्योंकि देश कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई तो अच्छी तरह से लड़ना सीख गया है। सरकार के अधिकारी, अस्पताल में काम करने वालों से लेकर आम जनता को भी समझ में आ गया है कि लड़ाई कैसे लड़नी है। लेकिन आने वाले 3 महीने इसमें फेस्टिवल्स भी हैं और आने वाले 3 महीने में विंटर का भी एक प्रकार से पोटेंशियल डर है कि शायद इसमें ट्रांसमिशन बढ़ सकता है, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसलिए सबको एक बार फिर से ये आगाह करने की दिशा में मीटिंग्स को आयोजित किया गया है। दूसरा, इस मीटिंग का उद्देश्य ये भी है कि आपको भारत सरकार की ओर से अब नए किस्म के भी एक प्रकार से निर्देश या जानकारियां शेयर हो रही हैं कि आने वाले महीनों में जो वैक्सीन की उपलब्धता के बाद देश में किन लोगों को वैक्सीन सबसे पहले लगाना और उनकी आज ही से लाइन लिस्टिंग इत्यादि की जो एक्टिविटीज़ है, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, उसके लिए जो कोल्ड चेन के सिस्टम्स रिव्यू हो रहे हैं, उसके लिए जो डिलीवरी लास्ट मैन तक करने के लिए जो एक्टिविटी हो रही हैं, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर भी हो रही हैं। और अक्टूबर-नवंबर के मध्य तक ये जो सारी लिस्टें हैं, इनको पूरा करने का काम भी स्टेट्स से अपेक्षित है।
उस दिशा में भी थोड़ा सा आपको यहाँ इन मीटिंग्स के माध्यम से कोविड के ख़िलाफ़ जंग के साथ साथ वैक्सीन के तैयारी के लिए भी आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज साथ साथ करें और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई अपील को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए प्रयास करें। इसी दिशा में ये मीटिंग है। मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश शायद पहले अपना प्रेजेंटेशन करना चाहता है। अगर आप पहले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से कह सकता हूं कि बहुत संक्षेप में 5-6 स्लाइड्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। वो एक बार हमें क्या यहाँ पर सोच लगती है कि मध्य प्रदेश को क्या और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद आपकी सारी बात सुनते हैं और फिर आपको क्या भारत सरकार से और सहायता चाहिए, हम आपका क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इस मीटिंग को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल है तो मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से कहता हूं कि पहले वो अपनी बात यहाँ से रखें और फिर आप सुलेमान साहब जिसको भी वहाँ पर इंस्ट्रक्ट करना चाहें उनको अपना प्रेजेंटेशन रखने के लिए कहिएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन सर, सेक्रेटरी राजेश भूषण सर, मैडम आरती आहूजा, लव अग्रवाल सर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के श्री सुलेमान सर और सीनियर ऑफिसर्स जो मध्य प्रदेश के अलग अलग माध्यमों से इस वीसी से जुड़े हुए हैं। आज आपके सामने मैं एक संक्षिप्त मध्य प्रदेश का परिदृश्य देना चाहूँगा, जिसमें कि हमने अपने दृष्टि से मध्य प्रदेश की सिचुएशन को आकलन करने की कोशिश की है। ये मध्य प्रदेश का ही डैशबोर्ड है जिसमें हम देख सकते हैं पहले इसमें कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड लगातार दिख रहा है। 15,000 से केसेस जो सितंबर 9 से लेकर 15 के बीच में थे, ये वीकली हम लोगों ने डिसाइड किया, तो आज की तारीख में करीब 7,000-8,000 के आसपास पहुंच गए। ये एक काफ़ी उत्साहवर्धक चीज़ है। लेकिन साथ ही एक और चीज़ हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो डेथ रेट पिछले उसमें बढ़ा है, केस फैटिलिटी रेट, ये काफ़ी वीकली केस, ये जो पिछले 7 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच से जो ये वृद्धि हुई है करीब 1.77 तक पहुंच गई है। ये थोड़ी चिंता की विषय है। इसके लिए आगे अपन डिटेल में देखेंगे किस जगह पे ये ज़्यादा है, जिससे कि उस जगह पे एक केंद्रित वो हमारे वो की प्रयास किए जा सकें। नेक्स्ट प्लीज। इसमें मैं ये जस्ट इन्हीं चीज़ों को समराइज़ करते हुए, रिकवरी रेट स्टेट का बहुत अच्छा है, 90% करीब है। एक्टिव केसेस काफ़ी हमारे आज की तारीख में लगातार कम होते जा रहे हैं और टेस्ट जो है काफ़ी हद तक 26 लाख से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट पर मिलियन भी अच्छा है, लेकिन सैंपल पॉजिटिविटी रेट हमारे लिए एक चिंता की बात है, जो कि राष्ट्रीय से भी ज़्यादा है और वैसे भी ज़्यादा। इसमें एक चीज़ ये हमें जो नहीं मिल पाया स्टेट से, वो था डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हमारे कितनी सैंपल पॉजिटिविटी है और सैंपल्स कितने सैंपल टेस्ट हो रहे हैं प्रति डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर इसको आपस में आकलन करेंगे तो ये हमें पता चल पाएगा किन डिस्ट्रिक्ट में सैंपल पॉजिटिविटी रेट हाई है और टेस्टिंग हमारी लो है, जिससे कि उन जगह पे खास ध्यान दे के टेस्टिंग का नंबर बढ़ाया जा सकता है। आगे चलिए। इसमें हमने बस सिर्फ ये दिखाया है कि कितने पॉजिटिव और एक्टिव केस और रिकवर्ड केस हैं। इसमें डेथ रेट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डेथ रेट में हमें बढ़ोतरी मिल रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा कंपैरिजन है नए केस और जो टेस्ट किए हैं। तो इसमें अगर आप नए केस देखेंगे तो ये प्रति उसके काफ़ी लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। और टेस्टिंग का परसेंटेज लगातार बढ़ता हुआ, और ये भी हमारा टेस्टिंग काफ़ी अच्छी वो दिखा रहा है। और एक अच्छी बात स्टेट की है सर कि वो टेस्टिंग RT-PCR से ज़्यादा है बजाय इसके के रैट से, तो ये एक अच्छा हमको एक सेंसिटिविटी की दृष्टि से भी अच्छा है। जैसा कि अभी सर ने अभी बताया कि यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारे लिए थोड़ा सा जो चिंता की बात है, और लगातार कंटिन्यूड हमको ट्रांसमिशन जो 2 इम्पॉर्टेंट शहरों में मध्य प्रदेश के मिल रहा है, वो है भोपाल और इंदौर, जहाँ पर अगर हम प्रतिदिन केस देखें तो 200 से ऊपर केसेस आ रहे हैं और ये लगातार पिछले 1.5 महीने से लगातार ये ट्रेंड है। तो ये हमें दिखाता है कंटिन्यूड ट्रांसमिशन चल रहा है इन स्पाइट ऑफ एफर्ट्स। तो इसको थोड़ा माइक्रो लेवल पर जाने की ज़रूरत है, जो मैं आगे की स्लाइड में 2-3 चीज़ों पर ध्यान बताएंगे, जैसे टेस्टिंग है, कंटेनमेंट जोन है और जो हमारी सर्वेलेंस स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में। बाकी हम इनमें देखेंगे तो उज्जैन और सागर ये हमारे लिए फर्टिलिटी ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन उज्जैन का मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि शुरू की फर्टिलिटी है सर ये, बाद में उज्जैन में फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है।
तो इसमें ये बताता है स्टेट ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन सागर की केस फर्टिलिटी रेट जो ज़्यादा है, जो ये रिसेंट राइज है सर, और इसी के वजह से पूरे स्टेट की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा और आगे एनालाइज करके बताएंगे कि कौन सी आवर्स में फर्टिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। ये सर हमें ये बताता है कि ज़्यादातर प्रोपोर्शन ऑफ डेथ हैं वो 30 से लेकर 60 साल के बीच में है, जो 38%, जो एक चिंता की बात है, क्योंकि यही हमारा एक्टिव और जो वर्किंग एज ग्रुप है। तो इसमें और कोमॉर्बिड कंडीशंस में ज़्यादा डेथ मिली है। परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो अराउंड 38% हमारा डेथ जो है इस एज ग्रुप में आता है। नेक्स्ट प्लीज। बाकी सर अगर स्टेटस हम एक्टिव और डिजीज केस का देखें तो होम आइसोलेशन में 58% केस है, आइसोलेशन बेड में 18% केस है, और आइसोलेशन बेड विदाउट ऑक्सीजन वालों में 16% है। और डिजीज में देखेंगे तो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ में 76% लोगों की डेथ हुई है। तो ये हमको फाइनल एनालिसिस की ओर दिखाता है। लेकिन जो चिंता की बात है वो कि 72 घंटे के पहले जो हमारी टोटल डेथ्स अगर हम काउंट करें तो 49% आती हैं, जो कि करीब आधे से पूरे से आधे की हैं। तो ये हमें ये ध्यान दिलाती हैं कि लोग हॉस्पिटल में शायद सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे, जिससे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को उतना वो नहीं मिल पा रहा समय कि उनकी कंडीशन को स्टेबलाइज कर सकें। तो इस पर थोड़ा और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ध्यान दे के हमको ये पता लगेगा कि खासतौर पर सागर वगैरह जो हमने पॉइंट आउट किया, और आगे भी थोड़ा सा हम देखेंगे। नेक्स्ट। इसमें सर अगर की ऑब्जर्वेशन देखें तो केस फर्टिलिटी रेट जो वैसे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और कंटिन्यूसली हमने देखा कभी भी ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, इन स्पाइट ऑफ एक्सेप्ट फॉर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, उज्जैन जो शुरू में था और सागर जो आज की तारीख में है। नंबर ऑफ न्यू केसेस आर शोइंग ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड। और लेकिन एक चिंता की बात है कि पूरे 52 डिस्ट्रिक्ट हमको 14 दिन से लगातार केसेस दे रहे हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो सबसे ज़्यादा केस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो न्यू केसेस हैं जो एक कंटेनमेंट जोन से लगातार कंटेनमेंट जोन में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ये एक चिंता की बात है कि कंटेनमेंट जोन जिनमें कि हमारे एफर्ट सबसे ज़्यादा हैं, वही हमको अगर लगातार केस देते रहेंगे तो हमारा उससे इन्फेक्शन का स्प्रेड होना नहीं कंट्रोल में आ पाएगा। इंदौर इसमें खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जहां हमारा 14 दिन का अगर हमने एवरेज लिया है तो 352 केस पर डे का एवरेज आता है, जो कि एक थोड़ा हमें ये बताता है कि कंटिन्यूस ट्रांसमिशन जो इंक्यूबेशन पीरियड मैक्सिमम भी मान के चलें तो भी ये ज़्यादा है। नेक्स्ट। इसमें सर 2-4 हम स्टेट की अच्छी बातों को कहना चाहेंगे। एक सर सार्थक ऐप है जो इंदौर इन लोगों ने मध्य प्रदेश ने खास तौर पे यूज़ किया है, और इंदौर से स्टार्ट हुआ था और आज सब जगह है। ये हेल्थ वर्कर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत अच्छा ऐप है, जो हाउस टू हाउस सर्च के दौरान जो भी मिलता है उसको ये अगले उसको लेवल के वर्कर से साझा करते हैं, और फिर सैंपल कलेक्शन और सब उसके आइसोलेशन की प्रक्रिया उससे निर्धारित की जाती है। ऐसे ही सर स्टेट ने सीरो सर्विलेंस किया है 3 जगह पे, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। तो उसी से भोपाल में काफ़ी प्रतिशत जो है करीब 18 से लेकर 20% तक आया है कई जगह पे। ये एक स्टेट का प्रोएक्टिव एक्शन है। ऐसे ही सर ऑक्सीजन सप्लाई का एक लिए स्टेट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि जो रेलवे में जो इनने कंप्रेस्ड ऑक्सीजन यूज़ करते थे, इसको इनने डाइवर्ट करके जबलपुर और कटनी रीजन में उसके लिए हेल्थ के लिए भी यूज़ किया है। ऐसे ही सर स्टेट ने 2-3 स्पेशल प्रकार की SOPs बनाई हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स में, मैटरनिटी विंग्स में, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो फेस्टिवल सीजन के लिए खास तौर पर जो SOP यूज़ की जाए वो भी स्टेट ने बनाई। नेक्स्ट प्लीज। ये सब थोड़ा मैं डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जल्दी हमने 5-6 स्लाइड में समराइज़ किया है। अगर आप पहले उसमें देखें तो भोपाल हमारे लिए चिंता की विषय है, जो राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है लगातार, अगर आप आखिरी 2 हफ्ते का देखें तो। ऐसे ही सर दूसरे उसमें होशंगाबाद जो है इमीडिएट स्पाइक दिखा रहा है, 565 केसेस जो है वीक में दिखा रहा है, तो ये भी एक नेक्स्ट प्लीज। इसमें सर छिंदवाड़ा, उज्जैन और रीवा, ये तीनों का हम अगर स्पाइक देखेंगे तो 122 से लेकर 438 तक के केस पिछले 2 हफ्ते के दौरान ये बढ़े हैं, तो ये काफ़ी वो है। ऐसे ही सर इसमें मंदसौर और सतना अगले उसमें जो है ये दोनों का राइजिंग ट्रेंड है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का ट्रेंड की अपेक्षा इन तीनों में हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे ही सर इसमें नीमच जो है हमें दिखा रहा है, नीला वाला जो आप देखेंगे 40 से लेके 174 केस प्रति उसमें ये एकदम बढ़ोतरी दिखाई दी है। ऐसे ही इसमें है सर सिवनी और सीधी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कि हमें अगेन राइजिंग ट्रेंड है। इसमें सर एक स्लाइड पहली वाली में शाजापुर एक ऐसा एरिया जो कि इंदौर से लगा हुआ एरिया है, इसमें भी हमें एक राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है, और बाकी लास्ट वाले में सभी डिस्ट्रिक्ट करीब करीब हमें एक कंट्रोल्ड वे में। इसमें सर ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस हमने वीकली कंपाइल किए हैं, तो आप देखेंगे 20 से लेकर 50 तक के केस से ज़्यादा
किसी भी एरिया में नहीं है। लेकिन एक खास चीज़ है कि ये जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, तो रूरल एरिया भी इनमें केसेस हमको दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सर जस्ट वीकली ट्रेंड दिखाता है 9 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक के बीच में। तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में हमें इसमें ट्रेंड जो है डिक्लाइनिंग मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर एक जगह पर हमें पहले वाले में देखेंगे भिंड में जो है ट्रेंड हमें थोड़ा सा हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज एवरी बाकी सभी जगह पे ये ट्रेंड डिक्लाइनिंग है। तो सर वे फॉरवर्ड में हमने सर इनकी कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहेंगे हम स्टेट के ध्यान देने के लिए। पहली चीज़ 7 हमारे जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें थोड़ा माइक्रो प्लानिंग हमें कंटेनमेंट जोन की तरफ डायरेक्ट करनी पड़ेगी कि हमारे वो एक एनालाइज कर पाएँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पे कि ये हमारे कंटेनमेंट जोन लगातार केसेस क्यों दे रहे हैं। शायद हमारा पेरीमीटर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, या हाउस टू हाउस सर्च प्रॉपर नहीं है, या इंस्पाइट ऑफ हमारे मेजर्स भी कोई ट्रांसमिशन इंटरनल चल रहा है। सेकंड, जो टेस्टिंग रैट के द्वारा जो नेगेटिव टेस्ट आते हैं उनका सब्सिक्वेंट फॉलोअप बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमको RT-PCR से अगर हम उनको टेस्ट करेंगे तो हम इन्फेक्टेड लोगों को जल्दी पकड़ पाएंगे। अगला पॉइंट है जो कि हमारा टेस्टिंग का टाइमिंग। अगर हमारे पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट 5 से 10वें दिन के बीच में किए जाएंगे तो वो हमको ज़्यादा इफेक्टिव इन्फेक्शन को कंटेनमेंट के लिए हेल्प कर पाएंगे। ये रूरल एरियाज़ के लिए 2 चीज़ें हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जो हमने देखा कि रूरल एरिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडजॉइनिंग है वो जो है हमारे काफ़ी हद तक इन्फेक्टेड हैं और उनसे भी केसेस लगातार आ रहे हैं। तो इनमें हाई रिस्क ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई करके उनमें सर्वेलेंस टेस्टिंग और रेफरल प्रॉपर्स अगर समय पर होगा तो उसमें हम मृत्यु दर को एक सीमा के अंदर रख पाएंगे। इसी तरीके से जो अभी हमने बात करी 49% जो हमारे 72 घंटे के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं उनके लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। क्या वो दूर से आ रहे थे या समय पर नहीं आ पाए, या उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी डाउन हो गई थी, या क्या उनके कारण रहे, या कोमॉर्बिड कंडीशन थी, वो हमको चारों एक और थोड़ा डिटेल वो देगा। आगे मैं 2 चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहेंगे, जैसा अक्सर आपने भी कहा कि आगामी सीज़न हमारा फेस्टिवल्स का सीज़न है, उसके प्रति खास जागरूकता और ख़ास एफर्ट्स जो स्टेट ने एक SOP भी बनाई है वो एक अच्छा स्टेप है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा मध्य प्रदेश जो है 10 मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ H1N1 में आता है, जिसमें कि हमें जनवरी से लेकर फरवरी तक मार्च तक हमको जो है पहली पीक मिलती है। इसमें H1N1 के केसेस की राइज सिग्निफिकेंटली नोट की गई है मध्य प्रदेश में, जो कि 90% केसेस जो है इंडिया के हैं वो 10 स्टेट कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। आखिरी में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको फिर से अंडरलाइन करना चाहूँगा कि हमारा सबसे श्योर शॉट प्रिवेंटिव मेजर है जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन, इन तीनों पर अगर हम सब लोग पूरा ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम इस बीमारी से विजय पा पाएंगे। मिस्टर सुलेमान, आप मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंटेशन है वो करें, उसके बाद फिर कुछ DMs से बातचीत हम लोग करेंगे। जी सर, थैंक यू सर, आपकी डिसीज हमेशा ग्रेट एजुकेशन। पहले सेक्रेटरी साहब ने भी कई सारे स्टेट के साथ से बहुत कुछ सीखने को मिला था सर। हमारा प्रेजेंटेशन भी पार्ट्स में बनाया हुआ है सर। सर हमारे स्ट्रैटेजी के इशू भी हैं सर, और इम्पॉर्टेंटली सर हमने कुछ फाइनेंशियल बातें आपके सामने रखने की कोशिश करी है कि हमारे जो ट्रीटमेंट के, टेस्टिंग के, एक्सपेंडिचर्स के क्या सिचुएशन है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी है सर। और जो समय समय पर आपसे कलेक्शन मिले उसको हमने किस तरह से मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया वो भी हमने अपने प्रेजेंटेशन में एज ए स्ट्रैटेजी शो किया है सर। आपकी जानकारी है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लगभग हर चीज़ उनको उनके संज्ञान में लाने के बाद, डिस्कस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर। आर्थिक नीति के बारे में भी हमको वापस अपील करेंगे आपसे जो बात हुई है सर। मेरे साथ जैसे टीम के सभी लोग हैं सर, ये प्रेजेंटेशन हमने NHF की MD है छठी तो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन करेंगे सर। और उसके बाद जो भी आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्वेश्चन की बात होगी तो हम कर पाएंगे सर, जिलेबीज में जुड़े रहेंगे सर। मैं आपकी बात को छठी को as much as 2.1% to the overall total cumulative national case load, which is and our active cases are 7.71% of our total case load at 12,500.
For the past 7 days, we've been seeing an average 1,700 daily cases, sir. Our positivity is of 6%, sir, which is well below the national average, and our cumulative recovery rate is at 90.55%, which effectively mirrors the national recovery rates. Our fatality rate is slightly higher than the national average at 1.73%, sir, though our week-on-week fatality rate has been consistently on a decline. For the past week, it has been at 1.13%, and our tests per minute stand at 30,815, sir. As is evident from the graph on the right, sir, for the past 15 days, we've seen a consistent decline in the 7-day cumulative average growth rate as well as in the 7-day moving average of positivity. So this is just a trend of the weekly cases that we've seen in the past 3 months, sir. It is evident that we had a spurt since unlock from 12th July onwards, and we saw a steep rise towards the later part of August and most of September. However, from the week 22nd September to 29th September onwards, when we saw the highest weekly cases of 17,658, we have seen a persistent decline in the past 5 weeks, week to week, and this also gets mirrored in our average daily new cases. It's quite evident that we reached the peak of 2,607 fresh cases on the 182nd day. So 182nd day was our peak day from day 1, and since that we have for the past 5 weeks seen a consistent decline in fresh new cases, with our fresh new cases being less than 1,000 in the past 2 days. This is just a reflection of the cumulative positivity trend, sir. As I mentioned, we are well below the national average in terms of our overall positivity rate. For a large part of the lockdown period, and even in July and August, we were well below the WHO recommended 5% positivity. However, in September we saw a spike, but in the past 15 days, our 15-day positivity average has again declined to around 5.13%, sir. So our cumulative stands at around 6% at this point of time. As a consequence of this, sir, while we contributed to as much as 10% of the total caseload in the country sometime in March and April, 10% to the total caseload and 9.6% to the active caseload, today Madhya Pradesh contributes 2.1% to the total caseload and 1.7% to the active caseload in the country. So very briefly, I'll touch upon the 4-pronged strategy of identify, isolate, test and treat that was identified as the key COVID intervention strategy in Madhya Pradesh, and that was most importantly modulated from time to time as we moved from a lockdown period to a graded and calibrated lockdown. So while we were very rigorously emphasizing on contact tracing and door-to-door RT-ILS survey for a large part of our calibrated unlock period, we now are focusing more and more on a passive method for identification of patients across the states. By the modality of our fever clinics, we have 711 fever clinics which are functional, which offer free and on-demand testing to any individual who visits these facilities. We have a free and on-demand testing facility in the state. So anybody who is willing to get himself tested is made available the facility to get tested at zero cost. Similarly, more than 90% of our patients in COVID have so far been treated free of cost in the state. We have a unique model of entering into service provider agreements with private contracted hospitals, which has resulted in a very good quality, low cost treatment to patients across the state. If you look in terms of the temporal variation of this IIPT strategy, sir, for a large part from March till May, we were focusing on buying time to build our infrastructure and on effective implementation of lockdown, which resulted in a decline in the contribution that Madhya Pradesh was making to the national cases from 10% to 2.4% by the end of June. We continue to focus rigorously on contact tracing of first and highest contacts of positive patients, on an effective containment zone enforcement across the state, thereby maintaining a consistent positivity of less than 5% in the state for a large part of June, July and August as well. From September, we've seen a spurt in cases, but we continue to focus on emphasizing free testing at our fever clinics and on a calibrated approach to unlock. The educational institutes across the state are still closed
and we have been amongst the first to issue detailed guidelines for the upcoming festive season to control the growth rate of cases. Amongst these guidelines, sir, we have emphasized that there are going to be no mass walking ceremonies or Garba organization in the state. Religious mass mela have been prohibited. So have the gathering of more than 100 people without prior permission from district administration. Also in closed rooms and halls, religious congregation of any number more than 200 is not permitted, and less than that number can only happen with prior permission from district administration. We are very particular with enforcing low security sanitization and use of face masks. Along with the enforcement of regulations and guidelines during the festive season, we also embarked upon a campaign for COVID appropriate behavior in the state, and we had initiated it from 15th August 2020 itself. It was called the Sahyog Se Suraksha Abhiyan, and it was focused on an 8-pronged strategy involving 13 different departments with extensive deployment of IC materials across social and mass media platforms. I'd like to highlight first that Madhya Pradesh was the top contributor to the Jan Andolan pledge for COVID appropriate behaviors, which was called upon by the Honorable Prime Minister. We've developed various collaterals through which we are engaging with the civil society, media as well as religious leaders on mass media as well as through our social media platforms. Here is a brief summary of the several surveillance findings. As Singh sir has highlighted, Ujjain showed a seroprevalence of 14% against the sample size of 5,000. Indore had a comparably lower seroprevalence of 7.75%, while Bhopal had a seroprevalence of 18%, but some areas in Bhopal showing a seroprevalence of even higher than 60%. I now briefly touch upon the testing strategies and how we have evolved over a period of time in as much as testing is concerned in the states. The salient feature of our testing strategy is that testing is available on demand and free of cost at our government facilities. These are 22 government labs which have the capacity to handle and take up 16,000 tests per day. We are conducting 15,000 rapid antigen tests on a daily basis across 711 functional fever clinics, and we have 69 True-Lab sites which are also functional in the state. In addition to this capacity of 31,000 tests per day, we have entered into MOUs with private labs in order to be able to take up testing over and above what the government is in a position to conduct at any given point of time. So we can conduct 20,200 tests per day in addition to the established government capacity, and we have contracted this with the private lab at the rate of ₹900 per test. In addition to what the government can offer to the citizens, we have also tried to ensure economic rates of testing at the private labs. So for RT-PCR tests, we have regulated the rates at ₹1,200 per test, and for rapid antigen tests, the rates in the state are ₹900 per test, with an element of ₹200 extra should samples need to be collected from the home of an individual. Our distribution of rapid antigen tests to RT-PCR is fairly even, sir, with 50% of the tests still being RT-PCR tests conducted across states across laboratories of the states. I also mentioned here, sir, that very similar to how the country took up the challenge of increasing testing capacity. We had a testing capacity of just about 60 tests per day as on 23rd March, and today our state testing capacity, the government testing capacity stands at around 54,000 tests per day. And as I have already mentioned, we are conducting free of cost rapid antigen tests at our 711 fever clinics. The positivity trend in Madhya Pradesh also broadly mirror how our testing capacity has increased, and though the positivity is currently cumulatively at 6%, as I mentioned, the positivity in the past 15 days has been around 5%, and we endeavour to keep it in that range. I'll just present a very brief geographic disaggregation of the test per million as well. So just in order to highlight that the 4 principal cities that contribute to as much as 50% of the total case load in the state at this point of time are also highest in terms of tests per million in the state, and they broadly are much better than the national average as well. So we
keep a very keen eye on testing across districts, and we ensure that the moment a district has a high positivity rate or is showing an incline, we ramp up testing in those districts and we ensure that we are able to identify and isolate positive cases at the earliest. Similarly, sir, there are some districts with relatively much lower positivity rates. I'd like to emphasize here, sir, that Ujjain and Khargone, that is being mentioned in Jadid sir's presentation, now have positivity rates of 2% and 3% respectively, but they continue to have fairly high test per million for both the districts. Moving on to treatment, sir, we utilized the period of lockdown 2 months ago at the state to significantly ramp up our treatment capacity and the capacity of our public infrastructure, thereby ramping it up to 300%, by 300% since April 2020. We have 19 dedicated COVID hospitals, of which 4 of the DCHs are private contracted facilities that offer 4,600 isolation beds with oxygen and around 2,500 ICU beds to our citizens. We have in addition 72 government DCHCs which offer 6,500 oxygen supported beds for the citizens. In addition to augmenting the capacity of public infrastructure, we have also focused on enforcement of the Clinical Establishment Act in order to regulate COVID treatment at private facilities. So this is a brief snapshot, sir. So while on 1st April we just had 230 oxygen supported beds and 537 ICU beds in the state, today we have around 12,000 oxygen supported beds and 2,500 ICU beds across the state, which has enabled us to keep our utilization rates of oxygen beds and ICU beds to reasonably low levels. So as I mentioned, sir, we offer free of cost treatment at all our government and private contracted facilities. 536 isolation beds without oxygen, around 2,500 oxygen supported beds and 300 HDU and ICU beds are contributed to additionally by the 4 private contracted facilities, which is a model which is unique to Madhya Pradesh. For private hospitals, we have brought out a regulation that private hospitals will not be able to charge more than 140% of the rates notified under the Clinical Establishment Act as of 29th February for this year. 20% of the beds in all Ayushman and panel hospitals, which are 237 in number, are also reserved for the treatment of COVID patients in Madhya Pradesh. As a consequence, 86% of our COVID patients are undergone treatment in government and private contracted facilities free of cost, while 14% of the patients are undergoing treatment in private facilities at their own cost. 14% of these patients are effectively in 18 districts, with 82% of those in these 18 districts just coming from the 4 principal cities of Indore, Gwalior, Jabalpur and Bhopal. If you look at the bed occupancy trends, we've been able to maintain a fairly reasonable bed availability for our COVID patients, with 26.7% bed occupancy in the government facilities for oxygen supported beds and just about 21% bed occupancy in private facilities for oxygen supported beds. Similarly, for ICUs, we just have 33% occupancy across public facilities and 30% occupancy across private facilities for ICU beds. Our bed occupancy trend had also shown an incline towards the end of August and a large part of September, shooting up to around 43% for oxygen supported beds by mid-September, but thereafter there has been a consistent decline in occupancy and a greater proportion of beds are currently available for our citizens in terms of oxygen supported beds. Similarly, in terms of ICU beds, our occupancy reached a peak of 63% sometime towards the later part of September, but since then there has been a consistent decline in the occupancy trend for ICU beds as well. Sir, in accordance with the instructions received from the ministry, we have made preparations, the initial round of preparations towards creating an HCW database on CBPMS. We took a detailed video conference with all district collectors yesterday, and they were appropriately briefed on the arrangements to be made in terms of creation of Excel files for individual facilities. We are very positive, sir, that by the time CBPMS is live and running, sir,
detailed Excel facility-wise ready for upload across CBBNS, and we will be one of the states who will be able to finish this activity before time. These are the timelines which have already been communicated to the district, sir, and we are fairly confident that we should be able to meet the timeline of 25th October for the availability of HCW database for uploading and CBBNS. Thank you. Thank you, Dr. Saab. आपका you have presented the facts very nicely, and it's very heartening that at one point Madhya Pradesh was contributing almost 10% of the total cases in the country. Now that percentage has gone down to 2%. So as far as we are concerned, I think we had highlighted that specifically for these 6-7 districts and other, I'm sure that you will all take necessary steps. So if and I'm also very happy to learn that you have also started the activities around preparations for vaccine delivery, making of all these lists, etc. We are expecting all the states to finish this work by the end of this month, or maybe at the most in the first week of November, but not later than that. So that's also a good, I think, indication. Right now, once again, even at the cost of repetition, repeating that COVID appropriate behavior, and more particularly when your state is going through elections. So I would say that especially during these election rallies and all, if you can, I don't know how you can really ensure that, but from your perspective, because for us health of the people is most important, that part also you can take care. If we can hear a little bit from the collectors of Indore, Bhopal, Gwalior and Jabalpur, the places where, because Indore and Bhopal had been in trouble during the Ujjain also in the initial stages also. We remember that we used to be very worried about things happening in Indore and in Bhopal and particularly Ujjain. So if we can hear yes. Sir, actually, Ujjain has been mentioned as a district still undergoing. Sir, I believe Ujjain is the best performing district right now. Oh, that's... And it has done a huge successful job in containing the epidemic. So that if you permit, sir, if you could hear Collector Ujjain for a minute and then whatever district you say. Oh yes, no, it is perfectly all right. Means we were only just I think a minute from these 5-6 important districts where it's a matter of concern for us, and that's good that you are mentioning that Ujjain has done so well. So we are actually we are having that old impression also, and then when it was pointed out to me that these 7 districts are still a cause for worry for all of us, because rest of the districts you are having a declining trend in the 52 districts except these 7. So maybe we can hear from Ujjain, Indore, Bhopal a little bit. I think just not that exact data, but their general overall impression, if they can give us in a few lines, so that we also here in at the center we also have a feel of what is actually going on in these districts, where at least these maps and all these presentations, they show a rising trend or maybe number of cases they keep coming. So let's hear from the horse's mouth. So maybe we can start with Ujjain and then maybe Indore and Bhopal. Right, sir. Good afternoon, sir. Ankit Asthana, CEO जिला पंचायत से आशीष सराज पर्सनल अपीयरेंस in लोकायुक्त to रीजन भोपाल. जी. क्या गुड आफ्टरनून सर. सर हम लोगों के यहाँ पे इनिशियल जो ट्रेंड था, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था. कहीं ना कहीं सर मई और जून के मंथ में बहुत ज़्यादा जरूरी था, जब अनलॉक वाला फेज जून में स्टार्ट हुआ था, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम लोग जनता तक ये बात लेके जाएं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इस अप्रोच को लेके चल रहा है, और नॉट जस्ट ओवर रेगुलेशन, लेकिन लोगों को साथ में जोड़ के इसको एक जन आंदोलन के तौर पर कराया जाए.
तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए सर प्रोएक्टिवली काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कलेक्टर की गाइडेंस में चीज़ें की गई थी, जिससे लोग जुड़े और काफ़ी जो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लोगों में डर था कंटेनमेंट एरिया को लेके जो अप्रहेंशन था उसको दूर करने में हम लोग काफ़ी सफल रहे थे, इसलिए थोड़ा सक्सेस इस बात में रहा। इसके अलावा सर जो हम लोगों की क्लिनिकल की जो कैपेसिटी थी तो स्टेट के एक्टिव गाइडेंस में और स्टेट के एक्टिव सपोर्ट से हम लोगों ने काफ़ी रैंप अप करा है। तो हमारे यहाँ पे फ्रेश फैसिलिटीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है, डेडिकेटेड हम लोगों का ICU विंग भी स्टार्ट हुआ है। तो इससे सर हम लोगों के जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो यही मेरे को लगता है सर मेजर रीजन रहे हैं कि उज्जैन थोड़ा सा बेटर हाँ उज्जैन में अब सर अगर अपन एवरेजिंग करके देखें तो अब लगभग 15 से 20 केस रोज आते हैं सर। अगर हार्डली एनी एक्टिव केसेस हैं वो भी होम आइसोलेशन में रहते हैं। उज्जैन का करंट डेथ रेट पिछले 2-3 महीने से लेस देन 0.4% के आसपास सर। और करंट उज्जैन इज चेंज सर। इंदौर के बारे में सर आपने मेंशन किया कि इंदौर के केसेस सितंबर एंड तकरीबन 500 के आसपास चल रहे थे जो 300 के रेंज में है सर। और इंदौर कलेक्टर ने सर वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को इतने अच्छे से मोबिलाइज किया हुआ है कि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी पे अब कोई लोड नहीं है सर। आप जानते हैं तो कलेक्टर इंदौर को बुला लीजिए। यस मिस्टर मनीष है ना वहाँ पे? जी सर। हाँ ये हाँ वी कैन हियर फ्रॉम हिम। मनीष नमस्कार सर। सर कलेक्टर साहब पैरेलली वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है सर इलेक्शन कमीशन की तरफ में। अच्छा कोई बात नहीं, इफ़ यू वांट टू से a few lines or few some of your impressions you can say that on behalf of him. If you want to say something you can say that. सर मैं रोहन सक्सेना बोल रहा हूँ सर। मैं एडिशनल कलेक्टर हूँ सर इंदौर में। जी यहाँ पर सर हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में सैम्पलिंग रेट थोड़ा इम्प्रूव करने का स्टेट इंस्ट्रक्शन हमने इम्प्रूव किया है सर। जी और हॉस्पिटल की कंडीशन अभी हम लोगों की बहुत कम्फर्टेबल है सर। तो बेड ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज अभी लो है सर। IEC एक्टिविटीज हम लोगों ने टेकअप की है सर। तो बिहेवियरल चेंज सर पैरेलली जो मास्क नहीं पहनने पे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पे स्पॉट फाइन्स की कार्रवाई यहाँ पे लगातार चल रही है सर। होम आइसोलेशन हमारा एक यूनिक हमारा जो मॉडल है सर वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे अभी ऑपरेट किया है, जिसकी कैपेसिटी अभी हम बढ़ा रहे हैं सर। एट प्रेजेंट 18,000 से ज़्यादा लोगों को हमने होम आइसोलेशन में रख के ट्रीट किया है सर। करेंटली लगभग 3,000 लोग आज भी हमारे होम आइसोलेशन के मॉनिटरिंग में हैं सर। तो उस सेंस में भी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल का वो यूटिलाइजेशन हमने बेड यूटिलाइजेशन हमने ऑप्टिमाइज किया है। फिर जो सर ने कहा था कि हम लोग पैसिव अब डायग्नोस्टिक्स पे वर्क कर रहे हैं। 45 पीपल क्लिनिक सभी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें एवरेज लगभग 1000 सैंपल्स हम लोग अभी पर डे हम लोग उसमें से कलेक्ट कर रहे हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट हम लोगों ने सैम्पलिंग का रेट अभी और ज़्यादा इम्प्रूव किया है सर, तो दैट हम लोग और ज़्यादा अर्ली डायग्नोस्टिक्स हम कर सकें। पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन सप्लाई की कुछ यहाँ पे समस्याएं आई थी सर, जिसको हम लोगों ने ऑक्सीजन और ASU की यूनिट्स को एक्स्ट्रा यूनिट्स को चालू करके अगले कुछ महीनों के ऑक्सीजन सप्लाईज को रेगुलेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं सर। और आगे अगर डिमांड बढ़ती है सर तो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कट ऑफ करके उसको हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन में डाइवर्ट करते हैं। तो वी आर रेडी फॉर द अब जो जैसा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में आया है सर 500 से हमको हमारा एवरेज लगभग 300 पर डे का पिछले एक हफ्ते से लगभग आया है सर। वी आर होपिंग कि सर अगला जो वीक है उसमें हम लोग का ट्रेंड और नीचे जाएगा। ओके ओके जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सर, इंदौर का मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर। इंदौर में सबसे ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस मध्य प्रदेश में है सर, तो इंदौर में है सर। वहाँ अभी भी कुछ बाजार लोग खुद ही विदाउट इवन गवर्नमेंट से उसको शाम को 7 बजे अभी भी कई तरह के लोग अपना बाजार बंद कर रहे हैं सर। नहीं और जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम है सर। उनका एक डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जिसमें सभी जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के सांसद जी हैं सर। इंदौर इज डूइंग वेरी वेल सर। आपको इंदौर में कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है सर। चलिए दैट्स गुड न्यूज़। इंदौर तो इस बार भी क्लीन सिटी का इंदौर को मिला है सबसे ज़्यादा अच्छा खासा अवार्ड। मे बी नाउ वी कैन हेयर अविनाश जी फ्रॉम भोपाल। अविनाश लवनिया जी।